डियर स्टूडेंट्स आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इसी के साथ मैं आज आपके इस लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगी मेजरमेंट ऑफ ई ओवर एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज वी विल आल्सो कैलकुलेट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो स्टूडेंट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने पढ़ा था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को 1886 तक जो है वो डिस्कवर किया जा चुका था और इनकी प्रॉपर्टीज कंप्लीटली तौर पर स्टडी की गई थी इन 1895 में। तो ये बात बहुत हैरान कुन थी साइंटिस्ट के लिए कि 1932 तक साइंटिस्ट सिर्फ यही समझते रहे कि एटम जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो पार्ट्स का कॉम्बिनेशन है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और उस वक्त साइंटिस्ट को न्यूट्रॉन्स के बारे में कोई कंसेप्ट नहीं था। लेटर ऑन 1920 के अंदर ये जो साइंटिस्ट है जिनका नेम रदरफोर्ड है, इन्होंने पेशन गोई की कि एटम के अंदर एक ऐसा हिस्सा मौजूद है जिसकी मास इक्वल होती है प्रोटॉन के। अगर हम एटम को प्रोटॉन की मास के इक्वल एक और पार्टिकल को कंसिडर ना करें तो उसने कहा था कि हम एटम की एटॉमिक मैसेज को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो न्यूट्रॉन की मास होती है इट इज ऑलमोस्ट इक्वल द मास ऑफ अ प्रोटॉन। सो ऐसा कहना कि एटम के अंदर जस्ट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है, तो इसकी बेस पर हम कभी भी एटम की जो एग्जैक्ट मास है उसके बारे में आइडिया नहीं दे सकते थे। फिर बच्चों 1932 के अंदर ये साइंटिस्ट थे जिनका नेम था जेम्स चैडविक, ये आए और इन्होंने 1932 में न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया और इनकी इस बड़े काम की वजह से इन्हें 1935 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया। इसके बाद इन्होंने बच्चों ये इस तरह का इनका पूरा एक्सपेरिमेंट का सेटअप था। तो अगर आप यहाँ देखें तो आपको आइडिया होगा कि इन्होंने एक मेटल को इस्तेमाल किया जिसका नेम था पोलोनियम मेटल। बच्चों कुछ मेटल्स ऐसी होती है नेचर के अंदर जिनको हम कहते हैं कि दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो साइमल्टेनियसली थ्री टाइप्स ऑफ रेडिएशन या जिसको हम रेडियो एक्टिव रेज कहते हैं वो एमिट करती हैं। तो रेडियो एक्टिव रेज बच्चों जिनमें थ्री टाइप्स में आती हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज एज वेल एज गामा रेज होती हैं। तो ये जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो 92 से ग्रेटर हो जाए, वो तमाम एलिमेंट वो उनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं, तो वो अपनी स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए अपने अंदर से रेडिएशंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो इनमें इस साइंटिस्ट ने जो रेडिएशन का रेडियो एक्टिव रेडिएशन का जो सोर्स इस्तेमाल किया था दैट इज नोन एज द पोलोनियम। और पोलोनियम जो है चूंकि रेडियो एक्टिव मेटल है तो ये अपनी रेस को एमिट करती है थ्री टाइप्स में, दैट इज अल्फा, बीटा एज वेल एज गामा रेज। तो इस साइंटिस्ट ने क्या किया, इस साइंटिस्ट ने ये लेड का ब्लॉक लिया। लेड का ब्लॉक क्यों इस्तेमाल किया, ताकि लेड का ब्लॉक बच्चों ये एक हैवी मेटल होती है और ये हैवी मेटल जो इसके डेंजरस इफेक्ट्स होते हैं रेडिएशन के उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर आप ये लेड का ब्लॉक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये जो पोलोनियम से निकलने वाली हार्मफुल रेडियो एक्टिव रेज है ये तमाम डायरेक्शन में फैल जाती हैं, जिसके नतीजे में क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर पड़ेंगी या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अगर ये पड़ती है ये रेस तो ये हार्मफुल होती है और इनसे कैंसर और दीगर बीमारियां पैदा हो सकती हैं। तो फिर इसके बाद इस साइंटिस्ट ने क्या किया कि पोलोनियम से जो है वो जो रेस निकली थी जो इसका पार्ट उसने इस्तेमाल किया दैट इज नोन एज द अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल बच्चों क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं कि ये बेसिकली हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं और हीलियम के न्यूक्लियस ने अपने अंदर से दो इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देता है। तो एज ए रिजल्ट हीलियम विल कैरी अ डबल पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे हीलियम के न्यूक्लियाई जिन पर डबल पॉजिटिव चार्ज हो दैट इज नोन एज द अल्फा पार्टिकल। अब इसने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल जो कि कहाँ से निकल रहे थे प्लूनियम के सोर्स से, इसने इसको स्ट्राइक किया किसके साथ, एक और मेटल ली इसने दैट इज नोन एज द बेरिलियम मेटल। बेरिलियम मेटल के साथ जब अल्फा पार्टिकल ने स्ट्राइक किया तो स्ट्राइक करने के नतीजे में यहाँ से क्या निकले थे, न्यूट्रॉन निकले थे। और इसके सामने इसने एक डिटेक्टर लिया था स्टूडेंट्स, और ये डिटेक्टर जो था वो स्पेशलाइज्ड डिटेक्टर था जो कि न्यूट्रॉन को ये डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और जब इस डिटेक्टर पर रीडिंग नोट की गई तो पता ये चला कि इसकी जो सुई थी नीडल ने रीडिंग जो है वो जीरो शो की। इससे ये अंदाजा हुआ कि ऐसे पार्टिकल हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, आइदर दे
don't carry a positive charge, neither they will carry a negative charge. So overall neutron is a neutral particle. तो इसका बच्चों मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखाती हूँ। तो जब आप देखेंगे फिर आपको मजीद यहाँ से क्लियर होगा कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी साइंटिस्ट ने कैसे की थी। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये आपके पास पोलोनियम का सोर्स है। ये क्या है आपके पास? पोलोनियम का सोर्स उसने लिया। यहाँ से अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं। ये अल्फा पार्टिकल क्या करते हैं? ये फौरन से यहाँ देखें, इस वीडियो में थोड़ा सा आपको क्लियर होगा कि हीलियम जो है वो क्या है? ये अल्फा पार्टिकल है, ये वाले जिसको यहाँ पे डायग्राम में उसने पर्पल कलर से रिप्रेजेंट किया है। और ये किसके साथ स्ट्राइक कर रहे हैं? बेरिलियम मेटल के साथ। तो जब ये बेरिलियम मेटल के साथ इन अल्फा पार्टिकल की एमिशन हो रही है, तो स्ट्राइक करने के नतीजे में इसने बेरिलियम को एक न्यू एलिमेंट दैट इज अ कार्बन उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया है। और कन्वर्ट करने के साथ ही अगर आप देखें फर्दर, तो यहाँ से किसकी एमिशन हो रही है? न्यूट्रॉन के पार्टिकल जो है वो क्या निकल रहे हैं? एमिट हो रहे हैं। और इसके बाद यहाँ चल के उन्होंने डिटेक्टर पर अपना रिजल्ट शो किया है। नाउ स्टूडेंट, वी विल स्टडी दी डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। हम ये कहते हैं कि बच्चों, एक जो न्यूट्रॉन होता है जब वो टूटता है तो उससे तीन अहम चीजें पैदा होती हैं। वन इज नोन एज अ प्रोटॉन, सेकंड इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड वन इज नोन एज न्यूट्रिनो। तो बच्चों, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, उनको हम ऐसे क्यों लिखते हैं? तो याद रखिएगा बच्चों कि जो चीज किसी भी एलिमेंट में इस तरह से लिखी जाती है, जो चीज टॉप पर होती है वो इंडिकेट करती है उनके एटॉमिक मास को, और जो चीज नीचे लिखी जाती है वो इंडिकेट करती है उनके एटॉमिक नंबर को। इसलिए आपने नोट किया होगा कि बच्चों, न्यूट्रॉन को हमेशा हम एटॉमिक मास में काउंट करते हैं कि एटॉमिक मास बेसिकली या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जो टॉप वन चीज है वो क्या है? एटॉमिक मास के लिए, और जो नीचे वाली चीज है वो उनके एटॉमिक नंबर के लिए। इसलिए आपने देखा होगा कि न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर में काउंट नहीं होता है। इन द सेम वे बच्चों, अगर आप प्रोटॉन की जानिब आए तो प्रोटॉन का रोल एटॉमिक नंबर प्लस एटॉमिक मास दोनों के अंदर होता है। while in case of electron will only calculate in case of atomic number and it will not count in case of atomic mass. सो न्यूट्रिनो जो है बच्चों एक और पार्टिकल है जिसकी ना एटॉमिक नंबर में काउंट होता है, ना ही एटॉमिक मास में काउंट होता है। तो इसके ऊपर जो है इसको याद रखिएगा, इसको न्यूट्रॉन नहीं कहना, ये न्यूट्रिनो है जो कि न्यूट्रॉन के डिके होने से बनता है। तो इस इक्वेशन को अच्छी तरह से आप लोगों ने बच्चों तैयार करना है। इसके बाद हम ये कहते हैं कि न्यूट्रॉन चूंकि न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं तो ये गैसेस की आयनाइजेशन काज नहीं कर सकते। इसके बाद एक और थर्ड वन प्रॉपर्टी है कि न्यूट्रॉन जो है इनके पास ये हाईली एनर्जेटिक होती हैं, इनके पास एनर्जी बहुत हाई होती है। तो इनके अंदर किसी भी सब्सटेंस के अंदर डीपली पेनिट्रेट होने की, यानी अंदर तक घुस जाते हैं, इनके अंदर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स कहलाते हैं ये। इसके बाद बच्चों, आप लोगों ने अभी जो वीडियो देखी थी उसमें आपको भी मैं ये वाला पॉइंट क्लियर करती हूँ कि न्यूट्रॉन जो है जब वो पैराफिन से, वाटर से, वेपर से या सेलुलोज में से जिसके साथ भी स्ट्राइक करते हैं, उनके नतीजे में क्या होती है कि वहां से ये प्रोटॉन को एक्सपेल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा आप ताकि आपको समझ आए। हाँ जी, इस डायग्राम में देखें कि पहले ये प्लोनियम सोर्स से अल्फा पार्टिकल निकले, बेरिलियम से क्या निकले? न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। ये न्यूट्रॉन पैराफिन से निकल रहे हैं। अब पैराफिन क्या चीज होती है बच्चों? पैराफिन वैसे लफ्जी तौर पर हम इसको मोम कहते हैं, और ये जो है इनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटॉन जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अब यहाँ से ये क्या निकलते हैं? ये जब भी न्यूट्रॉन पैराफिन से स्ट्राइक करते हैं तो इसके नतीजे में यहाँ पे जो येलो कलर के हैं ये क्या है? इनके प्रोटॉन्स हैं। तो इनसे जो है वो प्रोटॉन्स रिमूव हो सकते हैं। इसके बाद बच्चों इसकी इंपॉर्टेंट वन प्रॉपर्टीज आती हैं कि जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी स्पीड दो तरह से हो सकती है। अगर तो न्यूट्रॉन की स्पीड 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, अगर न्यूट्रॉन की स्पीड 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो ऐसे न्यूट्रॉन को हम कहते हैं दे आर नोन एज फास्ट न्यूट्रॉन। लेकिन वो न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है, दे आर नोन एज स्लो न्यूट्रॉन। अब स्लो न्यूट्रॉनो और फास्ट न्यूट्रॉनो जब इन दोनों का कंपैरिजन किया जाता है तो पता ही चलता है कि स्लो न्यूट्रॉन जो है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं फॉर फिशन पर्पसेस। अब फिशन क्या चीज है? तो बच्चों यहाँ देखें, ये न्यूक्लियर फिशन का एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी हैवी न्यूक्लियस जिसके साथ न्यूट्रॉन जो कि स्लो न्यूट्रॉन होगा, जब वो इसके साथ स्ट्राइक करेगा तो इस हैवी न्यूक्लियस को डिफरेंट या लाइटर या इंटरमीडिएट मैसेज ऑफ न्यूक्लियाई में ब्रेक डाउन कर देगा, और इससे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और साथ साथ न्यूट्रॉन की एमिशन होती है, और ये प्रोसेस हमारे पास न्यूक्लियर फिशन कहलाता है। इट मीन न्यूक्लियर फिशन के अंदर न्यूट्रॉन की रिक्वायरमेंट मस्ट होती है, लेकिन इस न्यूट्रॉन को स्लो होना चाहिए।
इसके बाद बच्चों न्यूट्रॉन के बारे में हम पढ़ते हैं कि न्यूट्रॉन जब पैराबोलिक पाथवे में होते हैं। पैराबोलिक पाथवे क्या है या प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है कि कोई भी चीज जिसको आप फेंकें और फेंकने के बाद वो इस तरह से पैराबोलिक, पैराबोलिक कहते हैं कर्व शेप को, यानी गोल या राउंड शेप ले ले। फर्स्ट क्या आपने किसी बॉल को अगर यहाँ से किक किया है तो किक करने के बाद वो इस तरह से राउंड शेप ले ले तो ये कहलाती है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो इसी तरह अगर न्यूट्रॉन को भी आप थ्रो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन तो इसको इस तरह से इन न्यूट्रॉनों को जो प्रोजेक्टाइल मोशन में आ जाते हैं इनको हम कैरी आउट करवा सकते हैं इनसे न्यूक्लियर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फास्ट न्यूट्रॉन ले रहे हैं और फास्ट न्यूट्रॉन अगर आप नाइट्रोजन की न्यूक्लियाई से स्ट्राइक करते हैं और वो न्यूट्रॉन आपका पैराबोलिक पाथवे में जाता है और नाइट्रोजन के न्यूक्लियस से स्ट्राइक करता है तो इससे बोरोन एज वेल एज अल्फा पार्टिकल की जनरेशन होती है। इसी तरह बच्चों हमने पढ़ा था कि जो कुछ न्यूट्रॉन होते हैं, फर्स्ट क्या है अगर कोई हमारे पास स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है वो कॉपर जो है बच्चों दो तरह का है। अब कॉपर जो है वो रेडियो एक्टिव है और इसकी एटॉमिक मैस, ये ऊपर वाला क्या होता है एटॉमिक मैस, नीचे वाला क्या होता है एटॉमिक नंबर। तो कॉपर का एटॉमिक मैस 65 वाला हमने लिया है और ये इसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कॉपर का। जब इसके साथ न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है तो ये इस कॉपर को किस में कन्वर्ट कर देता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप में, जिसका अब मैस नंबर क्या होगा 66। और इस दौरान गैमा रेडिएशन की एमिशन होती है। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो है वो अनस्टेबल होगा और ये अनस्टेबल होने के बाद वापस ब्रेक डाउन होता है और जब ये ब्रेक डाउन होता है तो इस दौरान बच्चों बीटा पार्टिकल एमिट होते हैं। अब बीटा पार्टिकल क्या चीज है, बीटा पार्टिकल बच्चों बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं और इनके ऊपर चार्ज क्या होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट जो चीज यहाँ पर है बच्चों की, आप याद रखिएगा कि जब भी कोई भी एलिमेंट डिसइंटीग्रेट होता है टूट जाता है किसी दूसरे एलिमेंट में और उस दौरान बीटा पार्टिकल के एमिशन हो तो जो ये नया एलिमेंट प्रोड्यूस होगा इसका एटॉमिक नंबर अपने पहले वाले एलिमेंट के मुकाबले में 1 टाइम क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि न्यूट्रॉन जो है इट इज कैप्चर्ड, यानी कौन सा न्यूट्रॉन, इस न्यूट्रॉन किसने कैप्चर किया इस 65 वाले ने और इसको किस में कन्वर्ट किया 66 में। अब ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है ये हमेशा बीटा पार्टिकल को जनरेट करते हैं और बीटा पार्टिकल को जनरेट करने की वजह से इस कमिंग या जो आपका डॉटर न्यूक्लियाई है डॉटर एलिमेंट है दैट इज जिंक, पहले 29 था इन केस ऑफ कॉपर लेकिन इन केस ऑफ जिंक इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो गया है बाय 1 टाइम। और इसी वजह से क्योंकि ये इनके इंटेंस इफेक्ट होते हैं बायोलॉजिकल तो इसको हम कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ तक बच्चों हमारा टॉपिक वाइंड अप हुआ फॉर दी प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन के लिए। नाउ वी विल स्टडी अनदर टॉपिक दैट इज मेजरमेंट ऑफ ई ओवर एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा स्टूडेंट्स एक और बात आपको बताते चलूं, कल जो है वो एक बच्चे ने मैसेज किया था यूट्यूब के अंदर कमेंट सेक्शन में कि मैम आप हमें निशान लगवा दे करें। तो बच्चों यहाँ पे निशान लगवाने की जरूरत नहीं है, ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बताए जाएं। ये आपने एज इट इज तैयार करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है सारे, इनमें से आपने कुछ भी नहीं छोड़ना, आपने इसको एज इट इज तैयार करना है, जहां पे कुछ छुड़वाना हुआ मैं आपको गाइड कर दूंगी। ठीक है, अच्छा अब मेजरमेंट ऑफ ई ओवर एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हम स्टडी करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि 1897 में साइंटिस्ट थे जिनका नेम था बच्चों जे जे थॉमसन। इन्होंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसके जरिए उन्होंने ई, आपको मैंने कल बताया था बच्चों ये चार्ज होती है और एम क्या होता है मैस होती है, तो इसको हम कहते हैं ई और एम को चार्ज टू मैस रेशियो। ई स्टैंड फॉर चार्ज एंड एम स्टैंड फॉर मैस। तो ये जो साइंटिस्ट थे जिनका नेम जे जे थॉमसन था इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की ई ओवर एम वैल्यू को कैलकुलेट किया और इसके लिए इन्होंने इस तरह की डिवाइस जो है वो इस्तेमाल की। अब इस डिवाइस में क्या हुआ था कि कैथोड रेज जो थी इनको उसने पास करवाया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन के थ्रू। यानी से क्या किया कि चूंकि इलेक्ट्रॉन पर हम चार्ज मालूम कर रहे हैं तो आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि कैथोड रेज बेसिकली इलेक्ट्रॉन होती हैं और स्टोनी ने इनको किसका नाम दिया था इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था। तो अगर कैथोड रेज है और इसी तरह आपने शीशे की ट्यूब ली है, वैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, ये सारी शीशे की बनी होती है, इसके अंदर आपको बताया था कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं बच्चों, एक एनोड होता है, इसी तरह एक आपका कैथोड होता है। और इसके बाद इसमें हम दो तरह के फील्ड अप्लाई करते हैं, एक बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक आपका मैग्नेटिक फील्ड है। अब उसने ये देखा था कि जब इन कैथोड रेज को, ये देखिए ये जो डॉटेड लाइन है ये आपकी क्या है, ये कैथोड रेज को इंडिकेट कर रही है। ये कैथोड रेज आपकी यहाँ से आ रही है जिसको हमने क्या बताया कि इट इज नोन एज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
तो अब यहाँ पे दो तरह से देखिएगा स्टूडेंट्स के किस तरह से उसने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया। ये पीछे देखें आपको ये थोड़ा सा सर्कल शेड में नजर आ रहा है, ये आपके पास क्या है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। और उसने ये जो एनोड और कैथोड है इसको उसने हाई वोल्टेज के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस साइंटिस्ट ने क्या किया, इसने कहा कि जब आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को अप्लाई नहीं करते, यानी जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जो आपने वोल्टेज के जरिए अप्लाई करना है एनोड और कैथोड को, और जो आपने मैग्नेटिक फील्ड थ्रू मैग्नेट्स आपने अप्लाई करना है, जब इन दोनों फील्ड को आप ऑफ कर देते हैं, व्हेन बोथ द फील्ड आर ऑफ, then a beam of cathode rays consisted of electron produces bright luminous spot। luminous का मीन होता है बच्चों चमकदार, और spot होता है निशान। कि जब आपने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई नहीं किए, तो ये क्या हुआ, कैथोड रेज आई और वो सीधी आके इस पॉइंट पर स्ट्राइक कर गई, जो कि इसका पॉइंट P1 है, इस चमकदार स्क्रीन पे। इसको हम क्या कह रहे हैं, फ्लोरिसेंट स्क्रीन कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद उसने नेक्स्ट में क्या किया कि पहले तो एक दफा उसने किसी किस्म का कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया। नाउ इसने जो है वो सेकंड टर्न चेंज किया कि इसने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो अप्लाई किया। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह से थी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है टू द प्लेन ऑफ पेपर इन द डायग्राम। कि ये प्लेन ऑफ पेपर है अगर आपकी, तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन ऑफ पेपर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस पेपर की प्लेन के अंदर है। अब उसने देखा कि जब उसने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, जब उसने सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, तो ये जो कैथोड रेज आई, ये कैथोड रेज आने के बाद इस पॉइंट नंबर P3 पे जो है वो फॉल कर गई, और यहाँ पे जाके इसके अंदर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई। तो इस पॉइंट को उसने नाम दिया कि ये डिफ्लेक्शन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर इसी तरह बच्चे उसने सेम यही एक्सपेरिमेंट मैग्नेटिक फील्ड को उसने ऑफ किया, अब उसने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से इसका जो डिफ्लेक्शन आई स्क्रीन पे वो आई एट पॉइंट नंबर P2 पे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्शन P2 पर ही क्यों आती है। क्योंकि आप जानते हैं बच्चों कि कैथोड रेज जो है दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जबकि एनोड पर चार्ज क्या पॉजिटिव है, तो ऑपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर, सो एज अ रिजल्ट कैथोड रेज विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव एंड साइड एंड विच इज इंडिकेटेड बाय द पॉइंट दैट इज नोन एज P2। अब पहले उसने क्या किया था, किसी किस्म का कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया, फिर उसके बाद उसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, फिर उसके बाद उसने जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। अब उसने इन दोनों के इफेक्ट को कैंसिल करवाने के लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इकट्ठे अप्लाई करवा दिया। बच्चों यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल किए गए साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का जनरल मीनिंग होता है कि एक ही वक्त में इकट्ठे, एट अ टाइम, एट द सेम टाइम। तो इस तरह से उसने इन दोनों फील्ड की स्ट्रेंथ को एडजस्ट किया, किस तरह से कि ये इस तरह से एडजस्ट हो कि कैथोड रेज आपकी किसी पॉइंट की जानिब डिफ्लेक्ट ना हो, बल्कि वो सीधी जाके पॉइंट P1 पर स्ट्राइक कर जाए। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को उसने बार बार वेरी किया, उसको चेंज किया, और चेंज करने के बाद इसके पास उसने मालूम कर ली इलेक्ट्रॉन की E/m वैल्यू। और बच्चों इस वैल्यू को आप लोगों ने याद करना है अच्छी तरह से कि ये वैल्यू निकलती है 1.7588 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। तो ये चूंकि इधर लिखना जरा मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो बच्चों ये 10 11 इकट्ठा नहीं लिखना, ये 11 जो है वो इस 10 की पावर है। तो ये 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम जो है वो इसका चार्ज है। तो इसका मीन ये हुआ कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन 1 kg हो, तो उन पर चार्ज की वैल्यू 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻11 होती है। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। और इसी के साथ आज हम अपना एक लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, that is measurement of charge on electron by Millikan's oil droplet method। और इसके लिए इस साइंटिस्ट ने बच्चों ये जो साइंटिस्ट है जिनका नेम था मिलिकन, इन्होंने 1909 में इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो सिंपल अरेंजमेंट से मालूम किया। और इसके लिए जो उसने अपरेटस लिया, इट विल कंसिस्ट ऑफ अ मेटालिक चैम्बर। ये चैम्बर किसका बना हुआ था, मेटल का बना हुआ था। तो पहले आप इस तरह करें कि इस वीडियो को देख लें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। या थोड़ा सा बच्चों मैं आपको गाइडलाइन दे देती हूँ। यहाँ देखिए इसने सेटअप में क्या किया, इसने ये शीशे की ट्यूब ली, इसके अंदर इसने दो प्लेट्स ली, एक को उसने नाम दिया एनोड का और एक को उसने नाम दिया कैथोड का। ये जो ऊपर वाली प्लेट थी इसके अंदर उसने छोटा सा सुराख रखा, ठीक है। इसके बाद बच्चों उसने ऑयल ले लिया, ऑयल को उसने एक बॉक्स के अंदर इनक्लोज किया और इसको नाम दिया गया एटमाइजर का। एटमाइजर जो है वो किससे यूज होता था कि वो ऑयल के ड्रॉपलेट को मिस्ट में, यानी बारीक से बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल में, फाइन पार्टिकल में डिवाइड कर देता था। इसके जरिए ये ऑयल के ड्रॉपलेट इसके अंदर आते थे, और इसका जो एक सुराख था उससे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से नीचे की जानिब गिरते थे।
और आपने बच्चों ये पढ़ा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कि हर वो चीज जो नीचे जमीन की जानिब गिरती है उसके ऊपर जमीन की ग्रेविटेशनल पुल लगती है, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसलिए पहले उसने ग्रेविटेशनल फोर्स तक का आपको मैंने क्लियर किया है, इसको आप पहले देख लें इस एक्सपेरिमेंट में, फिर आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको ये दो चार्ज प्लेट नजर आ रही हैं और इसकी ऊपर वाली प्लेट में क्या है बच्चों, एक छोटा सा सुराख है, ये आपके पास जो है वो एटमाइजर है। तो ये देखिए, ये इसने ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ फाइन मिस्ट जो है वो निकल के आ रहे हैं। अब ये ऊपर वाली प्लेट में सुराख था और इस सुराख से छोटे छोटे ड्रॉप जो है वो ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे गिर रहे हैं। फिर इसके बाद उसने यहाँ पे एक और बात पहले आपको बता दूं बच्चों, ये करने के बाद जब ये गिरते हैं तो इस वक्त उनकी वैल्यू को नोट किया जाता है कि उन पर ग्रेविटेशनल पुल कितनी लगती है। फिर सेकंड टाइम उसने क्या किया कि एक्सरेज ली। अब चूंकि हमने यहाँ पे कोई वैक्यूम पंप अटैच नहीं किया तो इसके अंदर एयर प्रेजेंट है, तो एयर को आयनाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज। और जब भी एक्सरेज के जरिए इसको आयनाइज किया जाता है तो आयनाइजेशन के नतीजे में एयर के अंदर जो भी पार्टिकल मौजूद हैं उनसे पॉजिटिव आयन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि ये देखें कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पिक कर लेते हैं ये वाले ऑयल के न्यूट्रल पार्टिकल। और न्यूट्रल पार्टिकल पिक करने के बाद इसके अंदर ऊपर से चार्ज हो जाते हैं और फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है और फिर इनको हम सस्टेन करवाते हैं, सस्पेंड करवाते हैं, रोक देते हैं, ताकि इसके जरिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो मालूम हो सके। तो यहाँ देखें, यहाँ पे आपको ये बताया हुआ है कि इसके अंदर आपके पास दो पार्ट हैं कि इस चैम्बर को हमने इस एयर के साथ फिल किया हुआ है और इसका प्रेशर जो है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये जो दो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड कौन से हैं बच्चों, ये वाली जो प्लेट है इसको ए का नाम दिया और जो नीचे वाली प्लेट है इसको हम ए डैश का नाम देते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, हाई वोल्टेज के साथ, जिसके जरिए इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करवा सकते हैं। और ऊपर वाले इलेक्ट्रोड के अंदर क्या है, आपके पास एक छोटा सा स्मॉल होल प्रेजेंट है। इसके बाद यहाँ पे इस डायग्राम को मैंने जरा कलरफुल किया ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे डायग्राम। और इसके अंदर यहाँ देखें कि यहाँ पे ऑयल के ड्रॉपलेट प्रेजेंट है और ये जो है इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट यहाँ पर निकलेंगे और फिर ऊपर से ये नीचे की जानिब जब गिरेंगे तो फिर बाद में हम यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट है वो हम एक्सरे के थ्रू क्या कर देंगे, उस एयर को आयनाइज कर देंगे। जब आयनाइज हो जाएगी तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। वो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो कौन पिक कर लेगा, ये ऑयल का एक ड्रॉपलेट इसको पिक कर लेता है। ठीक है, और इसकी फिर हम ऑब्जर्वेशन किसके थ्रू करते हैं, थ्रू आ माइक्रोस्कोप जो है वो हम इसको देखते हैं। और ये आपका जो ड्रॉपलेट अब ऊपर से नीचे की जानिब गिर रहा है, ये रोशन प्लेस है यहाँ पे और ये परपेंडिकुलर होती है देखने वाले के। जैसे यहाँ देखें कि अगर ये कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है और जिस बंदे ने माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना है उसने यहाँ देखना है, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली अटैच है, यानी 90 डिग्री का एंगल कास्ट कर रही है। एज ए रिजल्ट कि यहाँ पे आपको एक ब्राइट सा ये जो स्पॉट है ये क्लियर होता है। तो अब यहाँ पे बच्चे दो तरह की फोर्स लगती है, पहले केस में कि ये ड्रॉपलेट आपका फ्री होता है और ये नीचे की जानिब आता है ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल पुल और उस वक्त आपने इस पर किसी किस्म का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया। तो ये वैल्यू आपने याद करनी है कि जब भी कोई चीज ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल पुल होती है तो उस ड्रॉपलेट की जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, उसके वेट के, और वेट जो है वो किसके डायरेक्टली इक्वल होता है, mg के। तो हम ये कह सकते हैं कि v1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, जिसमें m क्या है बच्चों, ये मास ऑफ द ड्रॉपलेट है और g क्या आपकी ये एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो हमारी ये एयर यहाँ पे प्रेजेंट है उसको हम इलेक्ट्रोड के दरमियान आयनाइज कर देते हैं। और ये जो ड्रॉपलेट जो ऊपर से नीचे की जानिब गिर रहा है, इसने आयनाइजेशन की वजह से जो एयर यहाँ प्रेजेंट थी उसके नेगेटिव चार्ज को अपनी जानिब पिक कर लिया। और पिक करने की वजह से अब ये ड्रॉपलेट जो है जब मजीद नीचे आने लगता है तो बच्चों फौरन से हम इलेक्ट्रोड को जो है वो कनेक्ट कर देते हैं किसके साथ, हाई वोल्टेज के साथ। और अब यहाँ पे इस ड्रॉपलेट ने ऊपर की जानिब मूव करना है अगेंस्ट दी ग्रेविटेशनल पुल के, यानी ये जो ड्रॉपलेट है जो पहले ऊपर से नीचे गिर रहा था, जब आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ज्वाइन किया तो अब ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वजह से ये ड्रॉपलेट आपका ऊपर की जानिब मूव करेगा और इसकी डायरेक्शन ग्रेविटेशनल पुल के ऑपोजिट होगी। तो हमारे पास जो सेकंड वेलोसिटी आएगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के, माइनस इसमें से आपने क्या कर देना है, उसका वेट माइनस कर देना है।
ठीक है। तो ई यहाँ पे स्मॉल ई किसको इंडिकेट करेगा बच्चों, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को, और कैपिटल ई और स्मॉल ई क्या चीज है, ये अपवर्ड ड्राइविंग फोर्स है, यानी ये नीचे से ऊपर की जानिब उस ड्रॉपलेट की फोर्स है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ लग रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या है, कैपिटल ई है। कैपिटल ई बच्चों बेसिकली वोल्टेज होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहते हैं, और स्मॉल ई आपके पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। और अगर आप इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दें इक्वेशन 2 से, तो ये इक्वेशन आपकी इसके इक्वल हो जाती है। ठीक है। अब ये आपके पास बच्चों इक्वेशन आती है, और इन दोनों वैल्यूज को जो वेलोसिटी की है उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप के। पहले वो ड्रॉपलेट जो ऊपर से नीचे आ रहा था उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट की, फिर सेकंड आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो फिर ये ड्रॉपलेट आपका नीचे से ऊपर जाता है, और उस टाइम जितनी वेलोसिटी थी उसको भी हमने थ्रू माइक्रोस्कोप कैलकुलेट कर लिया। जी आपके पास ग्रेविटेशनल पुल है, और ई भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो आपने वैल्यू फार्मूला में पुट कर देनी है। अब वो कहते हैं कि इस पूरे मेथड से आप इस ड्रॉपलेट की मास को डिटरमिन कर सकते हैं अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इस तरह से चेंज करें कि आपका ड्रॉपलेट अब किसी किस्म की कोई मूवमेंट शो ना करे बल्कि यहाँ पे रुक जाए। इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया, द ड्रॉपलेट इज सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का मीन होता है कि रुक जाना, स्टे करना। तो इसके जरिए आप ई की वैल्यू को बच्चे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करें तो मिलीगन ने जो है वो बताया कि हर जो ड्रॉपलेट होता है उसके लिए इसकी चार्ज की वैल्यू डिफरेंट होती है, और जो कम से कम चार्ज कैलकुलेट किया इस साइंटिस्ट ने दैट इज 1.59 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -19 कूलम। ठीक है। तो ये आपकी कम से कम वैल्यू है, और जो आपकी लेटेस्ट वैल्यू है दैट इज 1.6022 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -19 कूलम। ये इस वैल्यू के बहुत ही ज्यादा क्लोज होती है। और ये जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है ये एक ड्रॉपलेट का ये कैलकुलेट करके हमें बताता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो जो बाकी ड्रॉपलेट होते हैं बच्चों उन पर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते थे, तो इसलिए साइंटिस्ट ने कहा कि उनके लिए चार्ज की वैल्यू डबल या ट्रिपल टाइम आती थी। तो जो कम से कम वैल्यू कैलकुलेट की थी साइंटिस्ट ने दैट इज 1.5 है, ये आप लोगों ने तैयार करनी है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ जाती है कि आपने ई ओवर एम की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है कि ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपने डिटरमिन करनी है तो ये वो ई ओवर एम की वैल्यू कंबाइन थी जो कि मिलीगन ने कैलकुलेट करके दी थी। और जब से इन दोनों को रख के डिवाइड किया तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 9.11 और मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -31 केजी आती है। इस वैल्यू को स्टूडेंट आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करना है, और ये एक टेबल है आपकी बुक में बना हुआ जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की चार्ज सेम होता है, एक पर चार्ज पॉजिटिव और दूसरे पर चार्ज नेगेटिव होता है। इसके बाद बच्चों आपने इन तीनों की मैसेज किलोग्राम में और इन तीनों की मैसेज एटॉमिक मैस यूनिट तीनों में याद करनी है। अगर आज के लेक्चर के हवाले से बच्चों आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप बच्चों को कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।